अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, 2 दिन से पाकिस्तान में एक सोगवार माहौल है और उसकी वजह यही है कि जो लोग घरों से 23 लोग जिनकी जानें गईं, जो घरों से निकले थे अपने बच्चों के साथ सैरो सियाहत करने, बर्फ़बारी को इंजॉय करने, माहौल को इंजॉय करने, मरी से आगे भी गए। लेकिन उसके बाद हमने देखा जो वहाँ पे हुआ, एक कहते हैं कि जी स्नो ब्लिजर्ड था, बर्फ़बारी का तूफ़ान था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं हो सके और बहुत सी जानें, मासूम बच्चों की, औरतों की, बुज़ुर्गों की, जवानों की गाड़ियों में बैठे बैठे उनकी जान गई। यकीनन इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। लोगों को इतना नहीं मालूम था कि जब आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट जो है वो बंद हो जाए, चारों तरफ से घिर जाए, बंद हो जाए, उसका एग्जॉस्ट ना निकले, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहां से आप हीटर की गर्म हवा ले रहे होते हैं उसमें वो मिक्स होके वो स्लो पॉइजन बन के आपके अंदर जाती रहती है और आपको पता नहीं लगता। आप पहले बेहोश होते हैं और उसके बाद जान से चले जाते हैं। यकीनन ये चीजें लोगों को शायद इतना नहीं मालूम, क्योंकि पहली दफा ऐसा हो रहा होगा उनके साथ। कुछ लोगों के हमने शॉर्ट सुने, उन्होंने बताया कि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होना शुरू होती थी तो हम शीशे नीचे कर लेते थे, थोड़ी सी ठंड बर्दाश्त करते थे, उसके बाद ऊपर कर लेते थे। लेकिन शायद जो 23 जाने गईं गाड़ियों के अंदर बैठे हुए, उनको शायद ये मालूम नहीं था। 2 दिन से इस पर क्योंकि ये इतलात हफ्ते की सुबह को पहुंच चुकी थी कि पहले 18 लोगों की जाने, उसके बाद 22 और फिर पता चला कि 23 लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे। मरी की सैरो सयाहत करने गए थे, बर्फबारी का मजा लेने गए थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये उनका आखिरी सफर होगा इस पहाड़ी मुकाम पर। बहुत सारी बातें आती रहीं। कहा यह जा रहा है कि जुमे की रात को तकरीबन 9 और 10 बजे के बाद रात को SOS मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। कहीं पे रेस्क्यू 1122 को मैसेजेस जा रहे थे, कहीं पे लोकल इंतजामिया को मैसेज जा रहे थे, और कहा यह जा रहा है कि 10:10 बजे रात को शायद वजीर आजम ऑफिस तक भी इतलात पहुंचाई गई और रात को 11:30 बजे के बाद वजीर दाखिला यानी कि शेख रशीद साहब को भी इतलात पहुंचाई गई कि हालात खराब हो रहे हैं, लोगों की मदद के लिए कॉल्स आ रही हैं। इंतजामिया का यह कहना है कि जितना भी इलाका था जहां पे ये गाड़ियां पार्क हो गई थी, वहां पे दरख्त भी गिर गए थे, खंबे भी गिर गए थे, बिजली भी नहीं थी और पहुंचना मुश्किल था। पैदल भी नहीं चल सकते थे क्योंकि कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 से 6 फुट मुख्तलिफ मुकामात पर इस एरिया में बर्फबारी हुई। और कहने वाले कहते हैं कि 1985 के बाद इतनी बर्फबारी मरी में एक्सपीरियंस की गई। हम पाकिस्तानी बहुत मशहूर हैं मदद करने के लिए। 2005 का ज़ल्ज़ला दुनिया ने देखा कि किस तरह कौम जो है वो मदद करने के लिए पहुंची। सैलाब हो, कौम पहुंचती है, अवाम पहुंचती है। हमारे इदारे, खासतौर पर फौज तो यकीनन बढ़ चढ़ कर आगे होती ही है, लेकिन कौम बहुत हौसला करती है और अपने दिल खोल देती है, दरवाजे खोल देती है अपने घरों की लोगों की मदद के लिए। लेकिन यहां मरी में से जो इतलात आई वो बहुत ही तकलीफ दे थी। कारोबार बिल्कुल करने का हर किसी को हक है और कारोबार में मुनाफा कमाना भी हर किसी का हक है, लेकिन मुश्किल में फंसे इंसान से आप इस तरह इतना ज्यादा होटल के कमरों का किराया मांगेंगे कि जो 5,000, 8,000 या 10,000 रुपए या 12,000 रुपए का कमरा था, उसके वहां पे मुकामी होटल वालों ने 30,000, 50,000 रुपए मांगे। जिनके पास थे शायद उन्होंने दिए भी होंगे, लेकिन जिनके पास नहीं थे वो उसी तरह बेचारे मजबूरी की हालत में अपनी गाड़ियों में आकर मैसूर हो गए। लेकिन शायद साइंस के उस असूल से उनको नहीं मालूम था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब आएगी तो आप शायद जिंदा नहीं रह सकेंगे। बच्चों को ठंड से बचाना था, इसलिए गाड़ी स्टार्ट भी रखी, हीटर भी ऑन रखे। और कोशिश तो हर कोई करता है
जान बचाने की, लेकिन शायद नहीं मालूम था। चलें, लेकिन क्या ये जायज था कि आप इतना ज्यादा कमरों का किराया मांगते? 500,000 रुपए की पानी की बोतल, डबल रोटी 300 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए की डबल रोटी आप बेचें, अंडे 200 रुपए का एक अंडा, 300 रुपए का अंडा। और उसके बाद हालात यह भी देखने को मिले कि लोग कह रहे थे कि चलो 300 रुपए 400 रुपए ले लो, लेकिन वो कहते थे कि जनाब अब ये 600 रुपए का अंडा देंगे हम आपको। चाय का कप 800,000 रुपए का हो गया। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमारी शायद इस कौम में, पाकिस्तानी कौम में बहुत हौसला और मदद करने का जज्बा होता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि शायद लोगों को मुनाफा ज्यादा अजीज हो गया मदद करने के बजाय। और वहां से इतलात आई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, घरों के दरवाजे, मदद भी की। लेकिन जो कारोबारी लोग थे, जिनके होटल थे, जिनके रेस्टोरेंट थे, उन्होंने शायद सोचा कि ये तो थोड़ी देर के लिए नुकसान, मतलब मुसीबत में है, तो जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि और ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तो ये चले जाएंगे। शायद उनको ये नहीं मालूम था कि लोग इतने मजबूर हो जाएंगे और वो पैसे भी नहीं दे सकेंगे, और उसके बाद गाड़ियों में जब जाके बैठ जाएंगे तो शायद उनकी वहां पे जान चली जाएगी। वहां पे भी चले हम इग्नोरेंस का मान लेते हैं कि इग्नोरेंस थी, लेकिन ये सब कुछ जब हो रहा था, उस वक्त इंतजामिया क्या कर रही थी? वजीर आला पंजाब, अभी आपने जैसे देखा, हेलीकॉप्टर पर उन्होंने चक्कर लगाया, उसके बाद वो मरी के करीब, मरी में उतरे भी, और फिर वहां पर उन्होंने सदाकत अब्बासी के साथ बैठकर सूरत हाल का भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुलाकात की। लेकिन सवाल यह पैदा होता है नाजरीन के हफ्ते की सुबह से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब अपनी पार्टी की इंतजामी मामलात और उसको देखते रहे, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कोई मीटिंग रखी हुई थी जिसको उन्होंने शायद मौखर नहीं किया। अब बात यह है कि जुमे की रात 10:30-11 बजे से एसओएस मैसेजेस, ट्विटर, सोशल मीडिया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है, सब लोग टैग भी कर रहे थे, जो जानते थे, जो ट्विटर हैंडल कर रहे थे वहां से, जिनके पास सोशल मीडिया की अवेयरनेस थी, वो मदद मांग रहे थे ट्विटर पर, फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया एप्स पर। क्या उसका भी किसी को इल्म नहीं था? कोशिश तो की जा सकती थी, लेकिन यह कह देना कि जी नहीं, बिल्कुल भी हिलजुल नहीं हो सकती थी, यह कोई शायद मानने की बात नहीं है। क्योंकि अगर उसी वक्त रात को ही हमारी मुसल्ला फौज को या रेंजर्स को कहा जाता तो शायद वो मदद के लिए पहुंच जाते, क्योंकि वो शायद इन सख्तियों से निपटना भी जानते थे। लेकिन उनको कोई बताता, बुलाता तो फिर बात थी। इमरान खान साहब का ख्याल है कि जी बहुत जबरदस्त काम किया इंतजामिया ने। चले, वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा जी कि जुमे की शाम से ही हमने ट्रैफिक बंद कर दी थी, लेकिन उस वक्त तक 1,65,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी थी, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 5 से 10,000 के दरमियान डाइजेस्ट करने की है कि इतनी गाड़ियां अगर आ जाएं तो। इस पर भी नाज़रीन बात करेंगे। दूसरी जानिब आज एक बड़ी खबर यह आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उनका ख्याल है कि अब पीपल्स पार्टी जो इतना अरसा पहले कहती रही, अब पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत की जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ। और आज हमने ऐसी भी देखी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि सरगोशी में बात कर रहे हैं बिलावल जरदारी भुट्टो साहब मियां शहबाज शरीफ साहब से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और उसके बाद आज एक इशाइये में भी गए जो रोहेल असगर साहब ने दिया था, जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके इशाइये में भी चले गए, जहां पे दीगर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लोग भी मौजूद थे और खुद नूर आलम साहब भी मौजूद थे, मोहसिन दावड़ साहब भी थे और यकीनन सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की मौजूद थी। क्या होने जा रहा है सियासी तौर पर भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं सहर कामरान साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सेनेटर गौस नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नदीम कुरैशी साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात
हुकूमत पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। अगर इजाजत दें तो शहबाज शरीफ ने क्या बात की वो सुनवा दूं, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, और सदाकत अब्बासी साहब ने 500 रुपए अतिया किया, तकरीबन कुछ ना करते करते 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठे हुए। ये जरा तीनों प्रोड्यूसर साहब साथ ही चला दें ताकि फिर गुफ्तगू का आगाज किया जाए। पूरा पाकिस्तान अश्कबार है इस वाकया के ऊपर, मगर इनके ऊपर जू तक नहीं रेंगी। ट्वीट देते हैं कि जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी। अंदाजा फरमाए जरा, अगर इंतजामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज की दुआ हैं? आप इस्तीफा दें और घर जाएं। एक नीरो इस्लामाबाद में सोया हुआ था और दूसरा नीरो पंजाब में इंतजामी अमूर की आड़ में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली करने में मसरूफ था। ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था, यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर ये तमाम रोड क्लियर हुई। वजीर आला पंजाब मरी में थे, वफाकी हुकूमत मरी में थी, गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पर मौजूद थे। पैसे कौन देना? पैसे मकामी है अपनी मदद आपने जेड़ा भी मदद करना ना उस मदद हमारी तरफ हमारी तरफ पानी लोगों ने पिलाई छोड़े इसकी इज्तिमाई तौर पर, ठीक है? नहीं अमानत ये सारे लोग पानी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शाबाश सदाकत अब्बासी जो कि एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसी इलाके से जहां पे 23 लोगों की जान गई, और ये लोग शायद उनको उन्होंने 500 रुपए दिए जो शायद 2 दिन पहले जो इनसे मदद मांग रहे थे उनको लोगों ने मदद नहीं दी। ये मुकामी लोग थे वहां पे, उनको उन्होंने कहा कि बस आप मदद जारी रखें। लेकिन चलें, गुड जेस्चर, अच्छा जेस्चर है। इसकी शायद क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने दी है, वो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। बात का आगाज करूंगा सहर कामरान साहिबा। सारी सूरत हाल आपको मैंने बयान भी कर दी, बता भी दी, आपने देखी भी, चीजें सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, मीडिया पर भी चल रही हैं। उस्मान बुज़दार साहब के पास कोई जवाब है कंटिन्यू करने का? वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, और इमरान खान साहब क्यों नहीं उनसे इस्तीफा मांग लेते? शुक्रिया ज़की हैदर साहब। ये कोई पहला ऐसा नहीं है अलमिया जिसके ऊपर कौम सवाल उठाया हो, हमने सवाल उठाया हो, तो आपने अब सवाल उठाया है कि उस्मान बुज़दार साहब इस्तीफा क्यों नहीं देते। आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ वाकयात का जिक्र किया, जिसमें मोटरवे केस भी था, जिसमें और इस तरह के वाकयात भी थे, जिसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है वो वजीर आला पंजाब पे आयद होती है। देखिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये आपकी मैंने पूरी इंट्रो सुना तो मेरे जहन में वही आ रहा है कि हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ, कोई रुका नहीं हादसा देख के। तो यही हालात थे मरी के कि एक तरफ एक अलमिया जन्म ले रहा था और दूसरी तरफ बेहिसी थी। यानी अब आज मैं बयानात सुन रही थी वजीर इत्तलात के, तो मैं कह रही थी कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पूरी करते तो आपके पास पूरा स्टेट मीडिया था, आप लम्हा ब लम्हा बाखबर करते पाकिस्तानी कौम को, आप बताते कि मरी की क्या सूरत हाल है। आपने तो ट्वीट किया, आपने तो बताया कि जी क्या खुशहाली आई है, कि चोर बाजारी है, कमरों के किराए बढ़ गए, आपने बताया कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो गई। देखिए, बात यह है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन भी थी, आपको ये भी पता था, आपके पास यकीनन वजीर आजम साहब के पास भी, वजीर आला के पास भी, वजीर इत्तलात के पास भी, और मुतलका दूसरे महकमे जो है उनके पास भी इत्तलात तो आती होगी ना मौसम की, जिसका वो कहते हैं कि अवाम को मालूम होना चाहिए था। तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, और क्यों ये अलमिया जो है उसने जन्म लिया? और जब लोग पुकार रहे थे, जब मैसेजेस भेज रहे थे, जब आवाजें दे रहे थे, तो तब इंतजामिया कहाँ थी? आपने इसको दुरुस्त फरमाया कि उस वक्त अफवाज पाकिस्तान को आपने बुलाना था, वो अगर आपकी कॉल की मुंतज़िर थे तो आप उसी वक्त बुलाते ना। अब उस वक्त उनको कहते हैं चले, वो शायद उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज थी कि वो इस मौसम का मुकाबला कर लेते, तो आपने बस ज़ाया क्यों किया? आप मसरूफ रहे, वज़ीर आला साहब अपने तंजीमी मामला से मसरूफ रहे, वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट
इंतजामिया के अंदर कैपेसिटी नहीं थी, सही। इंतजामिया तैयार नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन बात नहीं ये नाअहली है, क्योंकि वजीर आजम ने तारीफ की है कि जी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया। आप क्या समझती हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करना चाहिए कि जब चीजें खराब होना शुरू हुई थी उस वक्त से काम क्यों नहीं शुरू किया बर्फ हटाने का, जिस वक्त मालूम हो रहा था कि अब हालात बेकाबू हो सकते हैं, तो उस वक्त ही लोगों को निकालने की एक्सरसाइज क्यों नहीं शुरू की? लोगों के जख्मों पे नमक न छिड़के। चले, लोगों के जख्मों पे हम नमक नहीं छिड़कते, लेकिन हुकूमत की अहलियत तो सामने आ ही गई। बिल्कुल। गौस न्याई साहब, मैं चाहूंगा कि आप भी एक मुख्तसर सा इस सारी सूरत हाल कर दें, क्योंकि इसके बाद फिर मैं नदीम कुरैशी साहब से भी कुछ जानने की कोशिश करूंगा। जमीन साहब, बात यह है कि प्योरली मिसमैनेजमेंट है। जिस तरह मेहनत किया और जिस तरह कि जी पहले बताया गया था, इनको वार्निंग भी दी गई थी कि तवक्को से ज्यादा बर्फबारी होगी, ये वो। अच्छा, हमारे दौर में ये होता था कि हर जो स्नो पार्क का सीजन होता था उससे पहले एक मीटिंग होती थी पंजाब जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब हेड करते थे, और फिर उर्दू उनके, आपको पता ही, आपके इल्म में होगा कि SOPs बनाए गए हैं शहबाज शरीफ साहब के दौर में, और कि किस तरह अगर स्नोफॉल होगी तो किस तरह लोग जाएंगे, इंतजामिया क्या करेगी, अगर बर्फ होगी तो कैसे हटाएंगे, और किस तरह गाड़ी की एंट्री कितने तक होगी। ये सारी चीजें एक चीज फार्मूले तय हैं, लेकिन ये लोग जो है सिवाय सोशल मीडिया पे अपनी कारकर्दगी बताने के, जिस रात 20-23 बंदे शहीद हुए या वफात पा गए, उसी दिन 8-9 बजे तो फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे थे कि माशाल्लाह हमारे दौर में टूरिज्म बड़ा फरोग पा गया है और 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां जो है वो एंटर हुई हैं। देखो, 1 लाख गाड़ियां तो हमारे दौर में भी एंटर हुई थी। वहां का था उस वक्त वो SOPs में ये भी है कि 20-25 गाड़ियां जो हैं वो क्रेनें जो हैं जो बर्फ साफ करें वो होंगे, और जो साल्ट का स्प्रे होगा उस पर ये होगा, और फिर और इसके सबके इंतजामी मामला थे जो पुलिस की और सब एक तय किए जाते थे। लेकिन यहाँ तो कोई काम करने को तैयार नहीं, ना चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई मीटिंग हेड की, इसके बावजूद के बाने थी कि उसको लाइटली लिया गया, और फिर लोगों पे इल्जाम लगाया गया कि लोग ज्यादा आ गए। लोगों ने तो आना है, आपने लोगों को गाइड करना है, आप हुक्मरान है, आपने अवाम को गाइड करना है और सारी चीजें बतानी है। फिर दूसरी जो बेसी देखने में आई कि जिस तरह आपने भी अपने इब्तिदाई में कहा कि लोगों जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने दिल खोल के लूटा अवाम को कि यही मौका है। 10,000 5,000 कमरे का किराया जो है 50 तक गया, और मेरे एक दोस्त हैं वो काली वापस आए हैं तो वो कह रहे हैं कि जी मैंने 10,000 रुपए दिए कि मेरी गाड़ी को बर्फ से निकाला जाए। 10,000 ये कारोबारी लोगों का है। कुछ लोग ऐसी खबरें भी आई हैं कि वहां के मकामी लोगों ने अपने घर खोल दिए, वो भी किया। लेकिन मैं कारोबारी लिहाज से कह रहा हूं कि उनके लिए भी एक लंबा फिक्री हमारे तकलीफदेह बात थी, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हम लोगों ने कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं होने दी, देखने को नहीं मिलती थी। यकीनन मरी में पहले भी वाकयात होते थे, जब हालात ज्यादा खराब होते थे तो बढ़ा देते थे। मुनाफा ठीक है, बिल्कुल जायज है। नदीम कुरैशी साहब, डायरेक्टली पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतजामी जो अमूर हैं मरी के, वो आते हैं। उस्मान बुज़दार साहब क्यों मीटिंग कर रहे थे सैटरडे की मॉर्निंग को अपनी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के हवाले से, इंतजामी ढांचे के हवाले से, जब उनको मालूम था कि एक ट्रेजेडी रूनुमा हो चुकी हुई, अगर उनको रात को नहीं भी मालूम था तो? हमारे नहीं जमीन साहब, एक तो मुझे ऑडियो का प्रॉब्लम है, मुझे आपके जो PCR है वहां के सबकी आवाजें साथ आ रही, आपकी आवाज के साथ मुझे बाकी दोस्तों की आवाज भी आ रही है, मैं सही तरह सुन नहीं पा रहा। अभी मुझे जितना मैंने आपकी बात सुनी जी, मैं आपको एक अर्ज कर दूं। सबसे पहले तो मैं तमाम वो जो मरहूमीन हैं जो इस हादसे में अल्लाह को प्यारे हुए, मैं उनकी फैमिली से इज़हार अफसोस करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आप यकीन करें, हर पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर से लेकर आप और मैं, हम सब सोगवार हैं। कोई शख्स नहीं चाहता कि उसके किसी अजीज को कोई तकलीफ आए। और फिर इस वाक़े से मुंसलिक जितने भी वाकयात आज कोट हो रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, वो हमारी माशरती अक़दार के हवाले से भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाए हुए हैं। ठीक है, अपोजिशन के पास पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का एक और शानदार मौका उनको मिल गया,
मैं तो समझता था अपोजिशन मिलकर, हम मिलकर लोगों की अश्कछोई करेंगे, लोगों के जख्मों पर मरहम रखेंगे, लोगों को सुकून देंगे, लोगों की मदद करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज मैं शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और उनकी गिरियाजारी और उनकी शानदार बड़ी बड़ी हमदर्दी वाली बातें, काश ये बातें उस वक्त करते जब बॉर्डर टाउन में शीरखार बच्चों वाली माओं पर, अंधे लोगों पर, मजलूम लोगों पर फायरिंग हो रही थी और 20-30 लोग वहां जान की बाजी से आज हाथ धो बैठे। काश ये इनका रवैया उस वक्त होता जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और मुल्तान में इमरान खान साहब का जलसा था किला खुना कासिम बाग पे, जिस शहर से मैं रुकन असेंबली हूं, जहां मैं आज बैठा हूं, और वहां उस जलसे में बदइंतजामी की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से, पुलिस और दीगर इदारों की नाअहली की वजह से 8 नौजवान शहीद हुए थे। यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरा अर्ज करने का मकसद यह है, तनकीद करना बड़ा आसान है। कुदरती आफात हमेशा से हुकूमतों के लिए, इदारों के लिए, अफराद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होती है। मैं आज भी समझता हूं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी तरह से, पूरी यकसुई से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। जमीर साहब, आपके पास भी ग्राउंड रियलिटी की बड़ी फिगर्स है, मैं भी बड़ा लोगों के साथ राब्ते में था। अगर गवर्नमेंट, पाक फौज, वहां की जो मकामी आबादी है, अगर वो लोगों को रेस्क्यू ना करते तो ये सैकड़ों जाने जाया जाती। मैं समझता हूं वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है, देखिए चीफ मिनिस्टर की इंगेजमेंट शुरू से शेड्यूल्ड होती है, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जैसे ये चीजें फ्लैश होना शुरू हुई, उन्होंने सारी चीजों को पैक किया। वो 100% एक्टिवली उन्होंने सारी चीजों को पार्टिसिपेट उसमें किया। वो हमारे फेडरल मिनिस्टर नदीम कुरैशी साहब, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारी हरकत में आई। 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों को मरी से पहले, लेकिन एक भी कैजुअलिटी मरी तक नहीं हुई। पिंडी से लेकर मरी तक का जो एरिया है वो निस्बतन वहां एक्सप्रेस वे भी है, वहां चीजें भी बेहतर थी। सही, चले बिल्कुल इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी सानिया मरी पर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। नदीम कुरैशी साहब, प्लीज आप अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लें। सवाल यही था कि उस्मान बुज़दार साहब को अब किस जवाब से आप कंटिन्यू करवा रहे हैं, उनको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफे की मेरी समझ से बाहर है आपका ये बंतक कि बिला उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने, उस्मान बुज़दार साहब ने जो मैकेनिज्म बनाया, अगर ये मैकेनिज्म ना बनता, ये कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होनी थी। देखिए, कुदरती आफात की सूरत में हुकूमतें, इदारे और अफराद हमेशा एक बहुत बड़े चैलेंज का शिकार होते हैं। कुदरती आफात का मुकाबला करना आसान नहीं है। ये तो नाउज़बिल्लाह खुदा ही दावा है कि एक बर्फानी तूफान आया और उसमें लोगों के साथ ये बिसैत हो गया। बहुत सारी दुनिया में जब कुदरती आफात आती है, सैलाब, जलजले, हमने देखना ही है जैसी चीज फ्लैश हुई, क्या गवर्नमेंट ने वो मैकेनिज्म नहीं बनाया? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पाक फौज, तमाम इदारे, रेस्क्यू 1122, और मैं समझता था कि आपने अपने इंट्रो में बड़ी शानदार तज्जिया किया। आपने हमारे माशरती अकदार के उस तारीख पहलू का भी जिक्र किया कि जहां लोगों की मजबूरियों को एक्सप्लॉइट किया। एक दूध फरोश ने, एक अंडा फरोश ने, एक परचून की दुकान वाले ने, एक होटल वाले ने आम लोगों के साथ क्या किया। हमें तो जमीर भाई बिन हैसुल कौम शर्मिंदा होना चाहिए। हम अल्लाह को पता नहीं क्या मुंह दिखाएंगे। हुकूमत ने तो जो कुछ करना था वो किया, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये बताएगी कि जो जिम्मेदारान थे। एक गलती है, समझता हूँ बहुत बड़ी गलती है, मैं कतन ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का तर्जुमान हूं तो मैं हर चीज को वाइप आउट कर दूं और सबको क्लीन चिट दे दूं, कि जिन लोगों की जिम्मेदारी थी एक खास तादाद से बढ़कर गाड़ियों का वहां पहुंचना, वो कैसे मुमकिन हुआ? चलें, बिल्कुल उस पर बताया भी, कोशिश पहले से। तो मैं चाहूंगा समीर भाई, आप रेस्क्यू की टीमों को, अपनी पुलिस को, अपनी अवाम नास को भी सलूट पेश करें, पाक फौज के जवानों को, क्योंकि जो जितनी वहां बर्फ थी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। सर बिल्कुल उनको हम सलाम पेश करते हैं और बिल्कुल करते रहेंगे। यकीनन आपने बहुत अच्छी बात की। मैं चाहूंगा कि अगली बात की तरफ चलें। गौस न्याजी साहब, आज एक खबर चली कि जनाब साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इन हाउस चेंज के लिए, और पीपल्स पार्टी और PMLN के शायद बैकडोर रवाबित चल रहे थे, जिसके बाद आज मियां नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया, क्योंकि PMLN पहले ये कहती थी कि नहीं,
ये 5 साल मुकम्मल करें तो हम इनको देख लेंगे, क्या कहते हैं? और फिर एक इशाया भी, बिलावल साहब की सरगोशियां भी। जी जमीर साहब, एक बात मैं बता दूं कि जब पीडीएम बनी थी तो एजेंडा हमारा एक ही था कि किस तरह इस नालायक हुकूमत से अवाम को निजात दिलाई जाए, और उसके लिए हम 5-6 महीने इकट्ठे चले, हमने जलसे जुलूस भी किए। हमारा इख्तलाफ था रिजाइन देने पर कि हम चाहते थे कि फजल रहमान साहब चाहते थे, हम तो इतना रिसर्च नहीं कर रहे थे, फजल रहमान साहब चाहते थे कि रिजाइन दिया जाए पहले और फिर जो है ना लॉन्ग मार्च किया जाए। तो फजल रहमान साहब का ये पीपल्स पार्टी कहती थी कि नहीं, रिजाइन नहीं देने चाहिए, ये वक्त नहीं है, और फजल रहमान साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि उसके बगैर फायदा नहीं होगा। तो अब चूंकि उसमें एक बैकडोर कमेसी के जरिए इस बात पे, हाँ इस बात पे तो सबके इत्तेफाक है कि इस हुकूमत से हमने आवाम को निजात दिलानी है। उसकी टाइमिंग्स के लिए अभी राब्ते हो रहे हैं, मेरे ख्याल में राब्ते उसकी टाइमिंग फिक्स हो गई होगी, और फिर जब भी असल पीपल्स पार्टी ने प्रॉमिस किया है कि हम अपना हमारा नंबर गेम पूरा है, जब नंबर गेम पूरा है और ज़ाहिर है उन्होंने शो किया होगा। नहीं तो पीएमएलएन पहले नहीं चाहती थी ना, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि अब क्या ऐसा हो गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया? अब देख रहे हैं उस वक्त हम इसलिए उस तरफ जा रहे थे कि हमारा तलख तजर्बा था कि सेनेट में के इलेक्शन में, अभी चेयरमैन के इलेक्शन में क्या कुछ हुआ, या उससे पहले नो कॉन्फिडेंस सेनेट के में क्या हुआ। तो कुछ लोग इनकी मदद को आ जाते हैं। अब जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, एक मिनट गौस साहब, आपको लग रहा है कि माहौल तब्दील हो गया है, मदद करने वाले अब कहेंगे कि जी नहीं, आप अपने आप पर हैं, यू आर ऑन योर ओन, हैंडल इट? देखिए पीछे अगर 2-3 इलेक्शन देखें, केपीके के इलेक्शन हुए या 2 बाई इलेक्शन हुए, तो हमें किसी को आज या किसी की नजर नहीं आई। सही। और जरदारी साहब यही कह रहे हैं और बिलावल यही कह रहे हैं कि अगर हम उस पर मूव करेंगे तो हमारा खून का ख्याल है कि कोई नादीदा कुव्वतें इनकी मदद को नहीं आएंगी। तो अवाम तो उनके अपने मेंबरान जो है वो तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने अब आपको अश्योर करवाया है, इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब मान गए हैं? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने अश्योर कराया है, और आप देखेंगे। चलें, मैं सहर कामरान साहिबा से जानने की कोशिश करूंगा। सहर साहिबा, आप लोगों की बात सुनी गई, मान ली, अब आपको क्या लग रहा है कि कितनी जल्दी हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी, कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगी, और इत्तेहादी हुकूमत क्या आपका साथ देंगे? पहले तो बहुत मुख्तसर सा कमेंट करना चाहती हूँ पहले वाले सेगमेंट के हवाले से, मुझे पता है वक्त कम है। देखिए बात ये, जब तक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ना हो ना, हम कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं ले सकते, ठीक है? वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा अभी तक, जो है ना विक्टिम ब्लेमिंग चल रही है। अब आपके सवाल के ऊपर आती हूँ जी, अब आपके सवाल के ऊपर आती हूँ। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी जब भी ये कह रही थी कि इस्तीफे दे के अगर तो दोबारा इलेक्शन नहीं होते तो हमारे लिए क्या हम बाई इलेक्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारा अपना तजुर्बा था सियासी। और अब एक खुशहाल बात है कि बाकी सियासी पार्टीज में भी, चाहे JUI है, PMLN है, उन्होंने इससे इत्तेफाक किया कि इस्तीफे नहीं देने। और देखिए आज अवाम को जिन मुश्किलात का सामना है, मरी खान यहाँ एक वाकया है, महंगाई है, बैड गवर्नेंस है, अवाम जो है वो बिलक रहे हैं, जॉबलेसनेस है, आपका मुल्क जो है ना फूड सिक्योरिटी का एक चैलेंज फेस करने वाला है, आपकी खाद नायाब है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तबाह हो रही है। इन हालात के अंदर जो तब्दीली है हुकूमत की वो नागुज़ीर है। अब उसका कैसे, जो हमारा हम जो कह रहे हैं वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं। और अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने इलेक्शन में KP के ये अंदाजा लगाया कि शायद अब मदाखलत किसी नादीदा कुव्वत की नहीं। एक मिनट, गौसनियाई साहब तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने बताया है कि जी अब आप लोग हौसला करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए। आप कह रही हैं मौलाना फजल रहमान साहब को अंदाजा हुआ है कि अब वो तन्हा है PTI? देखिए मैं तो उनके बयान की बात कर रही हूँ ना, जो मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है। पीपल्स पार्टी से पहले भी ये कह रही थी कि जब हमने तो दिखाया था चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर कि हमने इलेक्शन जीता था, ठीक है ना? चले जो यूसुफ ज़रदारी का सेनेट का इलेक्शन नहीं, तो इत्तेहादी सहर कामरान साहिबा, इत्तेहादी जो है हुकूमत के, उनकी तरफ से कोई नॉड या कोई इशारा कि जी आप बिस्मिल्लाह करें, हौसला करें, हम आपके साथ होंगे? आपको बताऊं, इस वक्त कोई भी इत्तेहादी, अब देखिए बारहा उनको मनाना पड़ता है,
कोई भी इत्तेहादी जो कि शऊर रखता है, जिसे अपने हल्के में जाना है, वो इस बात का रिस्क नहीं ले सकता कि वो नाराज है। वो चलें, बिल्कुल मैं चाहूंगा कि नदीम कुरैशी साहब थोड़ा सा कमेंट अभी कर दें और उसके बाद ब्रेक के बाद भी आपका मैं कमेंट लूंगा। क्या लगता है कि ये एक नई मूव जो है, इसके पीछे क्या मतलब हवाई है या इसके पीछे कोई वजन है? देखिए जी, वजन सिर्फ इतना है, अपोजिशन चाहती है किसी भी तरह से अपने पॉलिटिकल लाइफ। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अवाइल से ही पहले डेट्स देनी शुरू की जी, 3 माह में गवर्नमेंट चली जाएगी। फिर उन्होंने कहा जी 6 माह में गवर्नमेंट चली जाएगी, और फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च की भी कोशिश की और तमाम एक्टिविटीज की। मुझे 100% इस बात का एज ए पोलिटिकल वर्कर यकीन है, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरह, ना आने वाले कल का किसी को पता है, अल्लाह की जात जानती है क्या होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी, और ये 1.5 साल में से जो पहला साल होगा 2023 से पहले, ये 22 का जो ईयर है, ये हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू साबित होगा। हम जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इस वक्त हमने, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी जो शुरू किए, हेल्थ में, एजुकेशन में, आबी ज़खायर में और दीगर शोबों में, वो सब के सब अपने फाइनल मराहिल की तरफ जाएंगे। चलें, नदीम कुरैशी साहब इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ेंगे। नदीम कुरैशी साहब, एक चीज क्विकली, मैं सवाल छोड़े जा रहा हूं लेकिन जवाब ब्रेक के बाद लूंगा कि ये जो आप 2022 का जो साल है वो पीटीआई के लिए बहुत ही अच्छा साल होगा, लेकिन शुरुआत जो है वो हमने देख ली, सानिया हुआ, लेकिन चलें वो किसी के बस में नहीं है। लेकिन मिनी बजट पास करवाना बहुत बड़ा चैलेंज, और इसके नतायज जिस पर कहा जा रहा है कि महंगाई का सुनामी आ जाएगा, इस पर क्या कहेंगे और इससे कैसे निपटेंगे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, वक्त का मैं बहुत मुख्तसर, मुझे बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब अब किस बात की वजह से मान गए पीपल्स पार्टी की डिमांड और इन हाउस चेंज के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे हैं, और आज जिस इशाइये पे गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो रोहिल असगर साहब का इशाइया था, वहां पे नूर आलम साहब आपके पार्टी के मेंबर भी मौजूद थे। क्या देख रहे हैं? जिस तरह मौलाना साहब ने कहा कि शायद अब आप लोगों के पास सपोर्ट कोई नहीं है, या थपकी कोई नहीं है, और अलाइड का भी बता दें। मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के हवाले से नहीं बता सकता, ये तो सेनेटर गौस न्याजी साहब बताएंगे। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ, कौम इंतजार इस बात का करेगी कि अब इस वाले निकाह का सियासी हलाला कब होगा, क्योंकि ये कई बार मिले हैं, कई बार अलहदा हुए हैं, कई बार इकट्ठे हुए हैं, कई बार अलहदा हुए हैं। ये पहले एक दूसरे का पेट फाड़ने के दावे किया करते थे, फिर एक दूसरे को अली बाबा 40 चोर कहा करते थे। एक शख्स कहा करता था, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब की स्टेटमेंट है कि नाउज़ुबिल्लाह मुझे खुदा भी कहेगा मैं नवाज शरीफ साहब की बात का यकीन नहीं करूंगा। तो ये अब तो फैसला इन्होंने करना है। मैं तो तहरीक इंसाफ की बात करूंगा, मैं तहरीक इंसाफ का वर्कर हूं और पार्लियामान का हिस्सा हूं, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी हर पॉलिटिकल मूव का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमने पहले भी 3.5 साल इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इत्तेहादी आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, तलाश कर रहा था कि ये अपोजिशन के लोग मुझे नजर आएंगे लोगों की खिदमत करते हुए। मैं परसों भी ढूंढ रहा था कि शायद खाकान अब्बासी साहब का हल्का है मरी, शायद मरी है, मुझे शायद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म है, कोई लोगों की खिदमत करते हुए, कोई चैरिटी करते हुए, कोई लोगों के जख्मों पर नजर आ जाए। बिल्कुल सही। नदीम कुरैशी साहब, बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर तो इन्होंने हमेशा इत्तेफाक से कोशिश करने का रखा हुआ था प्लान, पीपल्स पार्टी और पीएमएल। पार्लियामेंट से बाहर वो कह रहे थे हम अलग-अलग, जिस तरह 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी है और 23 मार्च को पीडीएम है। ये देखें, ये इनकी स्ट्रेटजी है। हमें तो एक बात का पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया। इस मुल्क में 40-45 साल से एक मखसूस सियासी निजाम को, यानी कि आपको कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं। सेनेटर गौस न्याई साहब जी, देखें इंशाल्लाह जिस तरह खबरें आ रही हैं कि मियां साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और इंशाल्लाह नंबर के पूर्ण होने पर इंशाल्लाह हम आईनी तरीके से जो एक आईनी तरीका है हुकूमत को हटाने का, वो इख्तियार करेंगे। देखो, हम तो चाहते थे कि 5 साल पूरे करें, लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी बेचैनी थी कि, और जब हम लोगों में जाते हैं तो आप लोग पहले तो इमरान खान से नाराज थे, अब हमारे से नाराज हो कि आप क्या कर रहे हैं। पार्टी के अंदर एक प्रेशर बिल्टअप, ये साहब ने इसी को सामने रखकर जो है हालात देखकर।
दूसरा सहर कामरान साहिबा, क्विकली 30 सेकंड। बात यह है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट का को स्ट्रेंथन किया है और जितनी भी लेजिस्लेशन की है और जितनी भी पार्लियामेंट्री मूव किए हैं वो यूनिटी के साथ किए हैं, चाहे वो 18वीं अमेंडमेंट हो, चाहे वो सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद मुतफ़िका कानून साजी हो, मुतफ़िका राय हो पार्लियामान की नेटल रूट बंद करने की, या जो है नेशनल एक्शन प्लान के वक्त में हुकूमती इत्तेहादियों से कोई राब्ता हुआ है? देखिए, इत्तेहादियों के साथ हमें राब्ता करने की जरूरत नहीं, इत्तेहादी अब खुद राब्ता कर रहे हैं और हमेशा जो है पीपल्स पार्टी बातचीत की गुंजाइश रखती है और ऐसा रवैया कभी नहीं अपनाती जिसको इंतकामी कहें या जिसको ये कहें कि जो है आखिरी इंतहा को छू रहे हैं। अभी ये बात कर रहे थे चोर डाकू, जिनको चोर डाकू कहते थे, वो इनके साथ बैठे हैं। लेकिन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को स्ट्रेंथन किया है और हम बिलीव करते हैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पे, और इंशाल्लाह आप ये देखें कि पार्लियामेंट के अंदर जब अपोजिशन इकट्ठी होगी तो इनको बाय बाय कह देंगे हम सुकून से। बिल्कुल। नदीम कुरैशी साहब 30 सेकंड्स, दोनों का जवाब दे दें। देखिए जी, मैं आपको अर्ज कर दूं, मैंने तो आपको पहले भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया। कोविड से बड़ा चैलेंज मैं नहीं समझता कि इस सदी में मुल्कों को, कौमों को, हुकूमतों को दरपेश रहा हो। ये तासुर जो है कि आपको अब सपोर्ट नहीं रही, ये तासुर जो है अब आपको सपोर्ट नहीं, इसका क्विकली देखिए ये इनकी खाम ख्याली है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट आज भी तहरीक इंसाफ को है। पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट, महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को उम्मीद है कि जिस शख्स का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट साबित नहीं हुआ 3 साल में, जिस शख्स ने अपनी कोई प्रॉपर्टीज बिजनेस नहीं बनाए, उसका नाम इमरान खान है। लोगों को आज भी अगर किसी शख्स से तवक्को है, लोगों को ये अंदाजा है कि पाकिस्तान को कोई बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकता है, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करवा सकता है पूरी दुनिया में, वो इमरान खान है। तो मैं सियासी तौर पर समझता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरान साहिबा, गौस न्याई साहब, नदीम कुरैशी साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।